गाइस देखिए, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का बुक है दोस्तों। और इससे काफ़ी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं और ये आपके बेसिक क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों। एक ही वीडियो में जो भी चैप्टर इसके हैं सारा मैं आपको कंप्लीट दे रहा हूँ। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ये चैनल अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किताब का नाम है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ठीक है, हिंदी मीडियम से तब पर भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम से तब पर भी बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसके कंटेंट को समझ लेना चाहिए, उसमें से हमें क्या जरूरी है पढ़ना और क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका दाम 65 रुपये, आप खरीद सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा चीज़ है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, जब आपके इसके कंटेंट को आप देखेंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा। देखो, ये इसके हैं कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दोस्तों हाँ नॉलेज के लिए सही है। ठीक है, ओके। और उसके बाद दोस्तों आपको समझ में आएगा कि भाई इन्वायरमेंट होता क्या है। उसके बाद इनसाइड आवर अर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा जो चेंजिंग अर्थ है उसके बारे में ये भी दिया है। एयर उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ इसमें पॉइंट ज़्यादा है महत्वपूर्ण। ठीक है, और दोस्तों वाटर भी ठीक ठाक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसमें भी है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो है आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इसमें ये चैप्टर जो है VBI जो मैंने लगाया वो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है। पढ़ेंगे सब चैप्टर, लेकिन ज़्यादा जो नोट्स प्रिपेयर हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, वो नोट्स प्रिपेयर करेंगे 1, 2 और 3 और 4 चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमने इसके कंटेंट के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। दोस्तों पर्यावरण मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, देखिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ इस बुक का। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि भाई लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाते, कुछ ऊपर ऊपर से बता के चल जाते। दोस्तों अभी के टाइम में अगर सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी पढ़ने होंगे, उससे नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, देखिए कह रहा है आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। ठीक है, पीपल सेड दैट द ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जब रवि बहुत ज़्यादा वेकेशन के बाद अपना स्कूल गया तो उसने देखा, जो मतलब क्या, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल। ठीक है, जो प्ले ग्राउंड था स्कूल में, ठीक है, स्कूल के बगल में, उसको खोदा जा रहा है। ठीक है, क्यों खोदा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बहुत ही बड़ा इमारत बनाना है। ठीक है, जिसमें काफ़ी फ्लैट्स होंगे, काफ़ी कंस्ट्रक्शंस होंगे। तो रवि को आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है, और इसलिए आंसू आ जाता है क्योंकि वो जब इस बात को सोचता है कि कभी खास इस प्लेग्राउंड में जो है सॉफ्ट ग्रासेस रहते थे, मेरीगोल्ड के पेड़ थे, बटरफ्लाइज थे, सब सारे के सारे अब खत्म हो गए। ठीक है, मतलब पशु पक्षियों के बारे में सोचता है। ठीक है, और ये अपना फीलिंग्स जो है ना रवि अपने क्लासमेट को बताता है, यार देखो वहाँ पर प्लेग्राउंड था, सबको डगअप कर दिया, उसमें काफ़ी पक्षी पशु रहते थे, सारे के सारे चले गए, घास खत्म हो गया। ठीक है, ओके। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। ठीक है, और प्रिंसिपल भी जब असेंबली लगा तो उसमें बच्चों को बताया कि देखो बेटा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। ठीक है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज द इन्वायरमेंट, वाट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग सैड द टीचर। तो रवि ऐसे ही असेंबली में बात चल रहा था, रवि पूछा कि सर मैम आप ये बताएं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो टीचर आंसर देते, बेटा जो भी तुम अपने आसपास में, ठीक है, सराउंडिंग्स में देखते हो वही इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए इस वर्ड को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक वर्ड है सराउंडिंग, ठीक है, और एक वर्ड है सराउंडिंग्स। दोस्तों सराउंडिंग्स का मतलब हुआ आपके चारों ओर घिरा हुआ जो मतलब प्लेस होता है। ठीक है, आप देख रहे हो वो हुआ सराउंडिंग्स। ठीक है, और दोस्तों अब सराउंड का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा ना लगा सराउंडिंग केवल हो तो इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द। ठीक है, देखिए तो रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स दिस स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड्स द गार्बेज माय फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए तो अब रवि के दिमाग में ख्याल आता है कि मैम जो है, देखिए मैंने क्यों कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टोरी के थ्रू बताया जाएगा। तो रवि बहुत ही जोर आवाज़ में बोलता है, बहुत ही मतलब मैं मतलब सर जो हम आसपास स्कूल देखते हैं, टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, क्लासरूम देखते हैं, ओपन फील्ड देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, रोड देखते हैं, गार्बेज देखते हैं, मैं अपना दोस्त को देखता हूँ, ठीक है, क्या सारे के सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं? तो टीचर बोलते हैं यस, but wait, some objects are created by nature, for examples mountain, rivers, trees, animal, other are made by people, for example roads, cars, clothes and books। लेकिन टीचर क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश भी करवाते, बेटा देखो इसमें दो चीज देखोगे तुम, एक तो जो भगवान ने बनाया, भगवान क्या क्या बनाया, एक तो पहाड़ को बनाया,
रिवर्स को बनाया, ट्री को बनाया, जानवरों को बनाया, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने बनाया, जैसे कुछ रोड बनाए, लैपटॉप बनाए, क्लॉथ बनाए, बुक बनाए, ठीक है। ओके, ये सब हमारे द्वारा क्रिएटेड है। तो चलिए इस बॉक्स को पढ़ते, ये बॉक्स ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो हम समझने के लिए समझे थे, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए कह रहा है जो इन्वायरमेंट, अगर आपको कहेगा इन्वायरमेंट पे कुछ 2 लाइन लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे सराउंडिंग्स में है वही इन्वायरमेंट है, और ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमें एयर देते हैं सांस लेने के लिए, पानी देते हैं पीने के लिए, फूड जो हम लोग को चाहिए वो देते हैं, लेकिन मतलब जमीन देते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, आखिर ये नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफिकेशन कैसे करता है, उसमें बदलाव कैसे करता है। जैसे देखिए द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन द पोर्ट, फूड इज सर्व इन द वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। जो नेचर हमें फूड प्रोवाइड करती है, इसको सर्व कैसे किया जाता है, कई तरीका है। जैसे कि कार फ्यूम जो होता है पॉल्यूशन करता है एयर में, वाटर हम लोग पोर्ट में घरा में कलेक्ट कर लेते हैं, फूड को सर्व किया जाता है विसल में, लैंड को यूज किया जाता है फैक्ट्रीज को बनाने में, ठीक है। तो ह्यूमंस बीइंग मैक कार्स मिल्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दिस हाउ मतलब मॉडिफिकेशन के तरीके बताए हैं कि भाई किस तरह से मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आप कहते हैं कि मतलब ग्रुप में वर्क कीजिए, ठीक है, और कुछ क्लासमेट को आपको अपने बगल में बैठाइए, नेचर्स के बारे में पता कीजिए। देखिए यहाँ पर एक फ्री डायग्राम दिया गया, इससे हम लोग समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे ना, इसको पहले हम देख लेते हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, आप ये डायग्राम बनाकर आपसे पूछा जाए इन्वायरमेंट क्या है, तो यू कैन मैक दिस डायग्राम फॉर योर बेटर आंसर, ठीक है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ जो इन्वायरमेंट है, एक तो नेचुरल कंपोनेंट है, एक ह्यूमन मेड है, मानी कंपोनेंट मानी कि इसके क्या क्या भाग है, और एक ह्यूमन है, ठीक है। देखिए हम लोग भी भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, तो हम लोग भी पर्यावरण का ही एक भाग है, ठीक है। देखिए जो नेचुरल है, जैसे अब एयर भगवान ने इसे क्रिएट किया, नेचर ने बनाया, इसलिए इससे संबंधित चीज़ों को एटमॉस्फेयर कहेंगे। लैंड को आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लैंड को लिथोस्फीयर बोला जाता है, जिसमें अपर और जो आपके अपर जो कोर होते हैं, अपर पार्ट जो होता है, अपर क्रस्ट और क्या होते हैं दोस्तों, और मेंटल जो होते हैं मिले होते हैं, ठीक है, तब जाके बनता है लिथोस्फीयर, आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जो बायोस्फीयर होते हैं जिसमें कि जीव जंतु इंटरेक्ट करते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर किसमें कहते हैं, जो वाटर का प्रणाली आप लोग देखते हैं, पानी वाला, समुद्र वाला, वो हाइड्रोस्फीयर हो जाता है, ठीक है, वाटर से संबंधित, क्योंकि हाइड्रो का माने वाटर होता है, एटमोस का माने एयर हो गया, लिथो का मतलब लैंड होगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये सब नेचुरल कंपोनेंट आपको पूछ देगा एग्जाम में। ओके ओके दोस्तों, तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा जो कंटेनेंट, एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा, सॉरी दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। देखिए तो आपसे अगर पूछ देगा कि बताइए कि इसमें से नेचुरल जो है इन्वायरमेंट के कौन सा भाग है, कंपोनेंट कौन है, तो आपसे बोल देगा बिल्डिंग दे देगा, पार्क दे देगा, ब्रिज दे देगा, रोड देगा, तो आप लोग होशियार हैं ही, हमें उम्मीद है कि आप लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ह्यूमन मेड जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, रोड्स हो गया, उसके बाद मोनूमेंट्स जो इमारतें हो गया, इंडस्ट्रीज हुआ, ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये आप डायग्राम अगर कहीं पर भी आंसर राइटिंग करते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आंसर राइटिंग होता है, तो अगर डायग्राम ये बना देंगे ना, तो इन्वायरमेंट पे अगर आ गया कहीं पर, तो आपको बहुत नंबर मिलने वाला है, ठीक है। ह्यूमन हम लोग जो हैं, इसमें इंडिविजुअल होता है, एक फैमिली होता है, ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक जब हम पढ़ाते हैं वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, पॉलिटिकल सिचुएशन ये भी हमारे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपने देखा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर एक चीज़ को दो चीज़ बताया गया है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। देखिए जो बायोटिक होता है, ये द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम और पेड़ पौधे हो गए, जो सांस ले सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक, यानी आप यो याद रखना, बायोस मने लाइफ, ठीक है। तो ये कैसा वर्ल्ड होता है, कैसी दुनिया होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और एबायोटिक जो होता है जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स होता है, जैसे लैंड आ गया, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ओके, कोई आप जो जमीन जो है आपका नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2 पॉइंट आप नोट भी कर लीजिएगा, जो मैं कहता हूँ, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। देखिए आगे कह रहा है कि फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब ध्यान रखिएगा, जो इस डिस्कशन से हमने क्या देखा, चाहे लोग हो, चाहे कोई वस्तुएं हो, चाहे प्रकृति हो, जो हमें घेर के रखे हुए हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेर कर रखे हुए हैं, ठीक है। या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेनन, while the natural environment refers to both biotic and abiotic, ठीक है, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन दैट, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा अगर एक्सट्रीम लेवल का डेफिनेशन देना है, तो क्या आप कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका,
नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का। अब नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना क्या है, आपने ये देखा दोनों, बायोटिक और बायोटिक। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, ओके, जो कि हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा किस तरह से जो इन्वायरमेंट होता है काम करता है, ठीक है, ओके। देखिए इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच शब्द से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है इन्वायरनर, जिसका इन्वायरनर का मतलब ही होता है नेबरहुड, आपके आसपास के पड़ोसी का चीज़ हो, ठीक है, ओके। ये मत समझना पड़ोसी का सामान मेरा ही है, ठीक है, लेकिन वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, ओके। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को पहले समझते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल या जो हम लोगों ने ह्यूमन मेड है उसको समझेंगे, ठीक है, हम लोगों ने जिसे बनाया है, ओके। देखिए लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए जो आपका लैंड है, लैंड हो गया, ठीक है, आप डायग्राम में लिख लेना, वाटर हो गया, ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, एयर हो गया, प्लांट्स हो गया, और एनिमल्स, ये जो है नेचुरल इन्वायरमेंट का भाग है, इसे नेचुरल इन्वायरमेंट कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ों से आप फैमिलियर हैं, ठीक है। आप लिथोस्फीयर सबसे फैमिलियर है, आप हाइड्रोस्फीयर सबसे फैमिलियर है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इस सब से आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी आपने एक डायग्राम में झलक देखा। अगर मोटा मोटा तौर पे देखेंगे तो भाई जिसमें लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जो ज़मीन होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, हवा वाली चीज़ें एटमॉस्फेयर हो गया, बादल उदल हाइड्रोस्फीयर, वाटर वाली चीज़ें, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ओके। तो आप कुछ डोमेन्स को समझते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें। देखिए लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर होता क्या है, जो आप सॉलिड क्रस्ट देखते हैं या हार्ड टॉप लेयर देते हैं किसका, अर्थ का, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। यानी कि जो एक तरह का आप यूँ कह सकते हैं कि मोटा सा जो परत होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी का ऊपर वाला जो मोटा सा परत होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा बात। अब सॉइल उसमें होते हैं, कई सारे लेयर होते हैं, और सबसे पहले आपको पता है सबसे ऊपर में क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल, और नीचे में होता है कोर। आप आगे चल के पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्रस्ट और थोड़ा मेंटल का, अपर मेंटल, ठीक है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये लिथोस्फीयर जो होता है ना मेरे भाई, ये रॉक से मिलके बना होता है, मिनरल से मिलके बना होता है, ठीक है, और ये कवर्ड होता है ऊपर से क्या, एक थीन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर के ऊपर में एक थीन लेयर होता है सॉइल की, किसकी होती है दोस्तों, तो मिट्टी की एक थीन लेयर होती है लिथोस्फीयर के ऊपर में, इस तरह से चढ़ा हुआ, ठीक है, ओके, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इट इज इन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, ठीक है। देखो कह रहा है लिथोस्फीयर पर बहुत चीज़ पाया जाता है, माउंटेन्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लेटूज भी मिल जाएंगे, ठीक है, वैलीज वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, और शेप इसका रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, ओके। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। देखिए जो ओशियन का फ्लोर होता है उस पर भी लैंडफॉर्म पाया जाता है, और एक कंटिनेंट पर भी। मान लीजिए कंटिनेंट है, इस कंटिनेंट पर भी आपका लिथोस्फीयर का प्लेट मिल जाएगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे। और कोई समुद्र है, समुद्र के नीचे में भी तो मिट्टी होगा, तब तो उस पर पानी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। आप देखिए ये दिया भी गया है यहाँ पर, ठीक है, कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप जमीन ये दिखा रहा है हमको कि ये नहीं, ये मिट्टी उट्टी है, ये सब लिथोस्फीयर का भाग है, ठीक है। और ये पानी उनी जो दिखाया जा रहा है हम लोग के डेली लाइफ में, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर है। और ये बायोस्फीयर यानी कि जहाँ पर लिविंग थिंग्स, या आप यूँ कह सकते हैं घर हमारा जहाँ पर हम रहते हैं, पानी से इंटरेक्ट करते हैं, जानवर जीव जंतु रहते हैं, लिविंग थिंग्स जहाँ पर रहते हैं, इंट्रैक्शन जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे ऊपर में जो आप देख रहे हैं बादलों का घेरा, वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ आप देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स, देखो आप कहता है लिथोस्फीयर का डोमेन कहाँ कहाँ तक है, लिथोस्फीयर कहाँ कहाँ तक फैला है, तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। देखिए जो लिथोस्फीयर होता है ना, ये हमें क्या करता है, आप लिथोस्फीयर को अच्छा समझ लीजिए, हमको क्या प्रदान करता है, तो जंगल को प्रदान करता है, घास की मैदानें प्रदान करता है, जिससे हमारे जो जीव जंतु जो हम पाल कर रखे हैं वो उसको चरा सके, उसके बाद हम अपना खाना खाने के लिए एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन मतलब कर सके, उसमें हम मतलब अनाज को उगा सके, और इंसान रह सके, ये सब लिथोस्फीयर का पार्ट है, ये सब उसका डोमेन, ठीक है, ओके। और इसमें दोस्तों काफ़ी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो आप सोच लो जैसे ये पहाड़ है, ये भी लिथोस्फीयर का भाग है, इसके अंदर में काफ़ी मिनरल्स होंगे। अब मान लो ये घर है, इसके नीचे खोदोगे तो कोयला निकल सकता है, तो ये सारे सारे क्या है, लिथोस्फीयर के भाग है, ठीक है। अब कह रहा है तो लिथोस्फीयर आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं तो आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। दोस्तों जो पानी वाला क्षेत्र होता है, डोमेन ऑफ वाटर होता है, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें अलग अलग सोर्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, जैसे वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स आ जाएंगे,
लेक्स आ जाएंगे, समुद्र आ जाएंगे, ओशियंस आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर हाइड्रोस्फीयर ना होता तो हम पानी नहीं पी पाते, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, नहीं हो पाता। द एटमोस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। देखिए आपसे अगर डेफिनेशन पूछेगा, आप क्लास 7 के छात्र हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आप जरूर इसको लिखिएगा, क्या, द एटमोस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। एटमोस्फेयर क्या होता है, जैसे हमारा अर्थ है, इसको सराउंड जो करता है, ठीक है, इस सराउंड करने वाला एक हवा की पतली सी परत होती है ऊपर में, ठीक है, ओके, जो हमारे पृथ्वी को घेर कर रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर। अगर एटमोस्फेयर ना हो तो बहुत सारा चीज़ें, जैसे आपके बहुत सारा चीज़ जैसे लाइट्स आते हैं सूरज से, वो सब हमको हार्म कर सकता है अधिक मात्रा में। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड इट। आपसे पूछा जाएगा एक बात बताओ कि जो एटमोस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर है, ये उड़ क्यों नहीं जाता है, पृथ्वी से अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, पृथ्वी का, ये इसको बांध कर चारों ओर रखता है। मतलब सर कि जैसे मान लो कि आप एक छाता लेकर रखे हो अपने, ठीक है, और हाथ में उसको होल्ड करके रखे हो तो छाता चलेगा, आपके साथ साथ चलेगा। लेकिन दोस्तों उस छाता को अगर आप छोड़ दो तो ये उड़ जाएगा। इसका मतलब आप छाता भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, आप भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, पृथ्वी आप पर लगा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे पृथ्वी क्या करता है, एटमोस्फेयर को बाइंड कर रखता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की प्रयास करती है, वो बाइंड करके रखती है, उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब कह रहा है अच्छा ये तो, अच्छा एक बात बताइए तो सर एटमॉस्फेयर क्या करता है, तो आपको पता है हम लोगों को बचाता है, किस इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है। दोस्तों ये एटमॉस्फेयर हमको क्या करता है, सूरज की इतनी खतरनाक रोशनी, मैंने जलाती हुई रोशनी से हम लोगों को क्या बचाता है ये एटमॉस्फेयर। और इसमें बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, ठीक है, डस्ट पाए जाते हैं, वाटर वेपर पाए जाते हैं। अगर आप जब 11th में जाएंगे तो किस तरह से हमारा जो है पृथ्वी बना उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के तौर पे जो एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाए जाते हैं, तो डस्ट, गैस, वाटर वेपर। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। दोस्तों अगर एटमॉस्फेयर में बदलाव हो जाता है तो मौसम और क्लाइमेट में बदलाव हो जाता है। अब वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखिए जो वेदर होता है, समझिएगा, वेदर होता है किसी जगह का कुछ छोटे पैमाने का उसका जलवायु। क्लाइमेट होता है वो प्रोलॉन्ग कंडीशन होता है, ये क्लाइमेट सालों साल तक नहीं बदलता है, लेकिन वेदर चेंज हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, उसी वेदर का हजारों साल क्यों छोटा अमाउंट लेते हैं, 50 60 60 साल इस तरह से कुछ ले सकते हैं, उसका क्या है एक मेजरमेंट होता है। तो दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है देखिए प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मैक बायोस्फीयर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। देखिए जहाँ पर बायोस्फीयर बनता कहाँ कैसे है, जहाँ पर प्लांट और एनिमल किंगडम रहेंगे, ठीक है, और जब एक जगह वो सर्वाइव करने लगेंगे तो बन जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। एक नेरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड भी होता है, वाटर भी होता है और एयर होता है, ताकि सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, नदी है, इसके चारों ओर जंगल है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंसान का घर है, यहाँ पर कुछ बाघ आकर पानी पीता है, यहाँ पर बाघ कुछ हिरन को मार देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर का ही पार्ट है, बायोस्फीयर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, इस बात को समझिएगा। देखिए इकोसिस्टम इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच दे लिव, ठीक है, एंड ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। देखिए बेसिकली होता क्या है, इकोसिस्टम तो एक सिस्टम फॉर्म होता है जिसमें इंट्रैक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा कोई फिजिकल और क्या मतलब सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कई सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स उस इन्वायरमेंट में होते हैं, जिसमें लिव हम लोग कर सकते हैं, जो एनर्जी का ट्रांसफर मटेरियल का यूजेस हम लोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। अभी आपको और समझ में आएगा जब एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। At an NCC camp that Ravi's class was attending, JC exclaimed, "What a heavy downpour! It reminded me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and over the lush green fields and coconut plantation." तो ये बात कर रही है, ठीक है, ओके, कि देखो मेरा घर, बात करिए हम केरल के इधर रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी बारिश होता है। तो हीरा बोलता है कि हीरा जैसलमेर कहाँ पर है दोस्तों, तो राजस्थान में है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो कहता है हम लोगों को तो यहाँ बारिश नहीं होता, ठीक है, वी सी ओनली कीकार एंड सेंड, हम लोग कंकर और सेंड हम लोग की तरफ रहता है, ठीक है, ओके, जहाँ जहाँ तक तुम देखो, ठीक है, ऊँट मिलेंगे, रवि ऐसा बोलता है, ठीक है। तो देखिए इस बात को समझिए, जो जैसलमेर है वहाँ पर काफ़ी गर्मी है, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा नहीं होती है, और क्यों नहीं होती तो आप लोग जानते हैं, अरावली रेंज के कारण, ड्यू टू अरावली रेंज, ठीक है, ओके। तो एक तरह का राजस्थान में डेजर्ट भी है, वहाँ पर स्नेक्स मिल जाएंगे आपको, लेजर्ट्स मिल जाएंगे और इंसेक्ट्स काफ़ी मिल जाएंगे। अब पीछे हमने अभी तुरंत देखा कि वहाँ पर कोकोनट का ट्री था, लेकिन क्या राजस्थान में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेशन है अलग जगह पर अलग अलग तरह से वेरी कर सकता है, ठीक है। ओके, टीचर भी बोला हाँ हाँ ऐसा तो है, ठीक है। देखिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, याद रखिएगा 5 जून को क्या मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। जो भी चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई भी ह्यूमन बींग्स है, सब डिपेंड होते हैं इमीडिएट सराउंडिंग पे, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटर डिपेंड भी रहते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, जैसे जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके रिलेशन मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ या सराउंडिंग के साथ, ठीक है, वो इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। देखिए दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा समुद्र का भी हो सकता है, बहुत बड़ा नदी की भी हो सकता है, एक छोटे से तालाब की भी हो सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है जो रवि पार्क में खेल रहा था क्या वो इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं अब हो गया हम लोगों का, ठीक है, काम कंप्लीट है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होगा। अब बर्टर सिस्टम को समझते, ठीक है। देखिए एक समय था जिस समय लोग क्या करते थे, सामान का अदला बदली करते थे, वही बर्टर सिस्टम कहलाता था, ठीक है। अब आगे समझते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्शन करते हैं और अपने नीड के अनुसार से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। कहीं पर हमको अगर गड्ढा खोदना हो तो गड्ढा खोद के वहाँ पर हम पंपिंग सेट लगा देते हैं, कहीं पर गड्ढा खोद के हमको नदी बना तालाब बना रहता है तालाब बना लेते हैं, नदी को अगर मोड़ना रहता है नदी को मोड़ भी लेते हैं डैम बनाकर, ठीक है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से चीज़ों को फुलफिल करते हैं, ठीक है। With time needs grew and become more varied. Humans learn new ways to use and change environment. हम लोगों ने अलग अलग तरीका से environment को एडजस्ट करना सीखा, उसको परिताड़ित करना सीखा, environment को बर्बाद करना सीखा, उसका यूटिलाइज करना सीखा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बटर सिस्टम इमर्ज, ठीक है। व्हील का खोज हुआ, उसके बाद कृषि करना हम लोगों ने सीखा, ट्रेड सिस्टम शुरू हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जिससे लार्ज स्केल पे हम लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू किया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन, हम लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत तेज़ी से चीज़ों को आसानी से पहुंचा। जैसे कि अभी देखिए आप यूट्यूब पर हमें पढ़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो आप तक आप घर में कहीं राजस्थान में बैठ के देख रहे हैं, कोई बच्चा बिहार के किसी प्रांत में देख रहा होगा, तो कितना आसानी से हम लोग पहुँच जाते। तो हम लोगों ने अपने नीड के अनुसार से चीज़ों को बदला है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। कभी आपने सोचा है कि क्यों आप गर्मी के मौसम में आप अनार के या सॉरी आप जो है नारियल के जो पानी पीते हैं या वाटरमेलन खाते हैं, और ठंडी में पीनट्स खाते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं परफेक्ट बैलेंस है हमारा नेसेसरी जो भी है हमारे नेचर के बीच में, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने जीना सीखा कि गर्मी में अगर वाटरमेलन खाते हैं तो ठंडक मिलेगा, कोकोनट पीते हैं तो ठंडक मिलेगा, ठीक है। ओके, देखिए नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग इन हर प्लेस, ठीक है। देखिए उसके जो आपको पता है मिजोरम में काफ़ी हरा भरा क्षेत्र रहता है, ठीक है। ओके, और आप लोग जब देखेंगे आसाम में तो वहाँ पर चाय की खेती, दूर दूर तक आपको चाय के बागान नजर आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ थे जो बच्चों ने बात कर किया हॉलीडे के पर, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर पूरा कैसा लगा, ठीक है, और मुख्य सार इसका क्या था। तो देखिए अगला कुछ क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का भी आंसर जरूर दीजिएगा। लिथोस्फीयर क्या है तो वो भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या है उसका भी आंसर दीजिएगा। ओके, देखिए अब कह रहा है कि विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो किस ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन है, तो रोड हमने बनाया। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं बताइए, है ह्यूमन इन्वायरमेंट कंपोनेंट, रिलीजन है, कम्युनिटी है, लेकिन लेन नहीं है, लेन नेचर का कंपोनेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, हम लोगों ने बनाया है इसे, ठीक है, जहाँ पर मछलियों को हम रखते हैं। फॉरेस्ट तो है, डेजर्ट तो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके कुछ मैच करने वाले भी हैं, तो आप मैच कर लेना अगर आप ये चैप्टर समझ गए हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। तो थैंक यू यार इस चैप्टर को देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर कहीं पर आपको लेक्चर देने के लिए कहे, कई बार पूछे, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, अब हम लोग जो है 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खुल जा भाई खुल जा, ठीक है। सेट एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। हाँ देखिए
अब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर है, ठीक है। हम अभी कर रहे हैं कंप्लीट क्लास 7 के ज्योग्राफी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप बस पीडीएफ लेकर बैठो, अगर पीडीएफ भी नहीं लेना है डोंट वरी, बस लेक्चर देखो, कंप्लीट हो जाएगा। जो नोट्स कहूँगा बनाने के लिए वो जरूर बनाना अब इस चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पर भी बनाने लायक नोट्स क्या था, तो कौन सा नेचर का पार्ट है, समझने लायक बातें थी। और इसमें हम लोग, और एक बात और था उसमें पिछला चैप्टर में, हमने ये देखा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। आप कमेंट बताया अभी तुरंत, ठीक है। द अर्थ, शुरू करते हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं, चलेंगे ना मेरे साथ, लेट अस गो इनसाइड द अर्थ, ठीक है। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट, ठीक है। हमारा जो अर्थ है ये काफ़ी डायनेमिक है, क्यों ना हो डायनेमिक, ये जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका डेंसिटी भी सबसे अधिक है, ठीक है। इसके अलावा ये आप ये हमें बताएं, पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएं, ठीक है, ओके। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं। और दोस्तों अगर देखिए, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। दोस्तों जरूर सी बात, अच्छी बात है कि पृथ्वी इनसाइड और आउटसाइड काफ़ी बदला है। माने सर पहले ये आग का गोला था, धीरे धीरे सन का लाइट इंसोलेशन आया, इस पे पड़ा और इसमें काफ़ी गैस उड़ गए, सॉलिड पार्ट बच गए, ठीक है। तो अंदर से भी काफ़ी बदला, प्लेट खिसके, गोंडवाना लेन था, टूटा फूटा, पृथ्वी बना, हमारा प्यारा भारत बना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हुआ, ठीक है। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या, क्या है भैया, ठीक है। तो एनसीईआरटी समझाता है, देखो ओनियन देख लो, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विथ वन साइड अनदर। गजब बता दिया गया, ठीक है। कि देखो एक प्याज देख रहे हो ना, प्याज पर लेयर पे लेयर होता है ना, उसी तरह से पृथ्वी लेयर पर लेयर करके बताया गया है, बनाया गया है, ठीक है। देखो कितना खतरनाक तरीके से एनसीईआरटी बना रही। कंसेंट्रिक लेयर माने समझते हो ना, कंसेंट्रिक सर्कल देखे हो कभी, एक ही मतलब सेंटर से काफी सारे सर्कल खींच लो, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर ले लोगे तो एक तरह की कंसेंट्रिक सर्कल कह सकते हो। तो हम एक एग्जांपल बताते, तो कह रहा है एनसीईआरटी कि प्याज पे जैसे लेयर पर लेयर चढ़ा रहता है एक कंसेंट्रिक पॉइंट को मानकर, उसी तरह से पृथ्वी है। अब कह रहा है कि सुनिए गौर से, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। अब कह रहा है जो सबसे ऊपरी परत है, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, उसको कहते हैं क्रस्ट। यानी कि अर्थ का सरफेस है और ये ऊपर में जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये लेयर देख रहे हो ना, ये लेयर, ये कहलाता है बबुआ क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट, कस्ट नहीं क्रस्ट कहलाता है, ठीक है, ओके। चलिए इसको आप नोट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि क्रस्ट होता क्या है, तो एक ये थीनेस्ट लेयर होता है, ठीक है, जो कि 35 किलोमीटर तक कंटिनेंट पे होता है और 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर पे होता है। माने कि कंटिनेंट पे 35 किलोमीटर और ओशन फ्लोर माने ओशन जो होता है उस पे 5 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या ओशन फ्लोर और कंटिनेंट फ्लोर का क्रस्ट का जो वैल्यू है वो सेम रहता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ओके। और कह रहा है कि ये सभी लेयर में ना थीनेस्ट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लेयर है उसमें ये सबसे पतला लेयर होता है, ठीक है, क्रस्ट, ठीक है। और ये लगभग 35 किलोमीटर तक होता है किस पे? कंटिनेंट मास पे, और 5 किलोमीटर तक होता है ओशियन फ्लोर पे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, अब ये हम फिगर से भी आपको बताएंगे कैसा, इसे क्यों होता है 35 किलोमीटर, इसमें कम क्यों होता है, ठीक है। देखिए, द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इट इज दस कॉल्ड सियाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो ये आपका क्रस्ट होता है उसमें दो मुख्य मटेरियल पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको उसमें एक सिलिका होता है और एक एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना, ठीक है, जिसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सियाल किस लेयर में पाया जाता है? क्रस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए गौर से, अगर आप फिगर देखेंगे ना तो इसमें देखिए ये आपका कंटिनेंटल क्रस्ट है और ये आपका ओशियन फ्लोर का, ठीक है। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये 5 किलोमीटर तक और ये 35 किलोमीटर तक क्यों होता है, ठीक है। आप होशियार हैं, ठीक है, ओके। देखिए अब आगे है, द ओशियन क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखिए जो ओशियन का ये क्रस्ट जो है, इसका जो क्रस्ट है, ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये ओशियन है, ठीक है, और ये ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, देख रहे होंगे आप नीचे, ठीक है। और ये नीचे आप इसके नीचे और जाएंगे तो मोल्टेन मैग्मार मिलेगा, अभी तुरंत देखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो होता है दोस्तों, ये कहलाता है सीमा। क्या कहलाता है? क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। कंटिनेंटल क्रस्ट पे सियाल और अंदर में सीमा, ठीक है। तुम अपने सीमा में रहो नहीं तो समुद्र में डुबा देंगे, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं दोस्तों, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है, बिलो द क्रस्ट।
दोस्तों क्रस्ट के नीचे आप जाएंगे, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्रस्ट के नीचे आपको मिलेगा थोड़ा सा लिथोस्फीयर है, जो अपर क्रस्ट और अपर मेंटल, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लिथोस्फीयर किसका किसका भाग है, बोलेंगे क्रस्ट और अपर मेंटल। उसके नस जस्ट नीचे ये पीला वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका मेंटल है। क्या है? मेंटल। मेंटल में भी आपका इनर कोर मेंटल होता है, इनर मेंटल होता है, आउटर मेंटल होता है, ठीक है। तो आपको बस अभी मोटा समझना है, 2900 किलोमीटर तक ये यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ से लेकर फैला हुआ है, ठीक है, ये 2900 किलोमीटर तक क्या है? आपका मेंटल है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे जो कहा जा रहा है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपने ये समझा क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इनर मोस्ट जो लेयर होता है वो कोर होता है जिसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर, और ये मैड अप होता है निकेल और आयरन से। ये किससे मिलके बना होता है? निकेल और आयरन से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं नीफ। सॉरी हाँ, क्योंकि माफ कीजिएगा, फेरिक आयरन का सिंबल होता है, मैं भी कहाँ बह गया, ठीक है। और ओके, तो निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों नीफ, ठीक है। और सेंट्रल कोर जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कि जो आपका कोर होता है, आप छोड़िए, आप मेंटल में नहीं जा सकते, कोर तो छोड़िए, कोर में बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। अगर आप जिस दिन कोर में चले जाएंगे सन पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऊपर वाला लेयर क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल, थर्ड लेयर कोर, ठीक है। कोर में भी इनर कोर आउटर कोर होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक हीट कहां पर होता है? तो इनर कोर में। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। जो सबसे अधिक कहीं खुदाई की गई है तो वो साउथ अफ्रीका में माइनिंग की गई है, लगभग 4 किलोमीटर तक है बाबुआ रे बाबुआ, ठीक है, ऑयल के सर्च में, ठीक है। एंड इंजीनियर हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, लगभग 6 किलोमीटर डीप तक खोजा गया, ठीक है। ओके, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कभी भविष्य में, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के सेंटर में जाना चाहते हैं ना, तो आपको 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डीप ऑन द ओशियन फ्लोर, ठीक है, बहुत गहरा है, ठीक है। 6000 किलोमीटर तक खोदना इतना आसान नहीं है, इतना गर्मी रहेगा, कुछ भी ले जाओगे पिघल जाएगा, ठीक है। पिघलेंगे भाई, पिघलेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नीफ, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद सीमा, सियाल, ठीक है, सब लिखिएगा। अगर आपको मजा आ रहा है ना, पक्का लिखिएगा। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अरे बाप, क्रस्ट जो होता है, ठीक है, वो 1% वॉल्यूम के अर्थ का होता है, सोचो जरा सा। 84% होता है मेंटल और 15% कोर होता है। अगर 84% मेंटल हुआ, 1% को आपका क्रस्ट हुआ, ठीक है, और 15% मेंटल हुआ, सॉरी कोर हुआ, तो कितना हुआ? 84 या 15 कितना हुआ? 99, 100% अगर अर्थ है तो 100% में इस तरह से। ओके, और इसी क्रस्ट के नीचे आप देखेंगे लिथोस्फीयर मिल जाएगा, अपर क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको समझा, मैं बार बार बोला क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, ठीक है। अब जो जो पॉइंट कहता हूं लिखते जाना आप लोग, ठीक है। ओके, देखिए आपने अभी क्रस्ट को देखा, जो आपको कष्ट दिया है लिखकर, ठीक है। जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो, एक बार चेक कर लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। देखिए नॉन स्टॉप आज आपको जितना चैप्टर हमसे औकात में होगा हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी तो 2 ही चैप्टर हम डाउनलोड किए और बाकी एनसीईआरटी का वेबसाइट खोल कर रखे हैं, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। सही बात है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अभी आपने देखा जो अर्थ है, इसका ऊपरी वाला भाग क्रस्ट होता है, ठीक है, वो अलग अलग रॉक से मिलकर बना होता है, ठीक है। ओके, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। अच्छा, रॉक होता क्या सर? तो कोई भी नेचुरल मास है जो कि मास ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है, जो कि अर्थ का क्रस्ट को बनाएगा, उसे रॉक कहेंगे, ठीक है। और रॉक्स अलग अलग हो सकते हैं, उसका कलर, साइज और टेक्सचर, उसकी आकृति, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसको पॉइंट आउट करते जाइएगा। 3 मेजर टाइप के रॉक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अभी सबको समझाएंगे, ठीक है। अग्निय चट्टान, ठीक है, हिंदी एक मुझे आता था माता, ठीक है, बाकी की हिंदी नहीं आते मुझे, ठीक है। मेटामॉर्फिक मने होता है रूपांतरित चट्टान शायद, और सेडिमेंट्री मने क्या होता है नहीं पता, ठीक है। आप अगर सेडिमेंट्री का हिंदी जानते जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं अब एक एक करके डिटेल बताता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। अब हम बताते हैं इग्नियस रॉक कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, सेडिमेंट्री कैसे बनता है, और एग्जाम में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। When the molten magma cools, it becomes solid। दोस्तों आपको पता है पृथ्वी के अंदर से जो है मेग्मा निकलता है, और जब ये कूल डाउन होता है, ठीक है, तो ये बना लेता है भैया रॉक्स, सॉलिड बन जाता है। और उसमें जब मोल्टन मैग्मा जो रॉक को बनाता है उसको बोलते हैं भाई साहब इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक, ठीक है। और दोस्तों इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित ऑप्शन में से किसे प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, तो यू विल गो विथ व्हाट, आंसर देना, ठीक है।
चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, देखिए जो दो तरह का इग्नियस रॉक हो सकता है, एक इंट्रूसिव और एक हो सकता है एक्सट्रूसिव। सर ये इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव कौन सा बीमारी है, ये तो बात समझ गए कि जो मोल्टेन मैग्मा निकलेगा बाहर निकलेगा, एक तो कूल्स डाउन होगा। अच्छा आप नॉर्मल सोचो, अगर कहीं से अभी नहीं, अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, आगे पढ़ता हूँ ठीक है। अभी अभी एनसीईआरटी खुद बता रहा ज्ञान, तो हम देकर क्या करेंगे। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, क्या आप वोल्केनो से लावा को निकलते हुए देखा है? जरूर हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा, कई सारे देश में लावा इरप्ट हुए ठीक है। अच्छा लावा होता क्या है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लावा होता क्या है? देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी के सरफेस पे आया एक फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा होता है। मैग्मा कन्वर्ट होता है लावा में, लावा और मैग्मा में कंफ्यूज मत होना ठीक है। जब मोल्टेन मैग्मा जब मोल्टेन लावा जो होता है पृथ्वी के सरफेस पे आता है तो तेजी से कूल डाउन होता है और ये सॉलिड बन जाता है। इस तरह से जो रॉक बनता है उसका नाम हम लोग बोलते हैं बबुआ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि बाहर आया ठंडा हुआ ठीक है, बन गया एनवायरनमेंट में, हवा मिला ठीक है, कूल 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 डर्मी कूल मिला और बन गया क्या आपका इग्नियस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसे लावा यहाँ से इरप्ट हो रहा है और मान लीजिए यहाँ पर ये कूल्स डाउन हो गया, यहाँ पर जो रॉक्स फॉर्म होंगे ये बनेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ठीक है। अच्छा ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक काफ़ी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे बेसाल्ट, लिखना 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 इग्नियस रॉक में लिख लेना, इग्नियस रॉक में बेसाल्ट ठीक है और ई ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक ठीक है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक, बहुत अच्छा लाइन ठीक है। जो डेक्कन की प्लेटू है, पठार है, वो किससे मिलके बना है? तो डेक्कन का पठार जो है दोस्तों वो बना हुआ है आपका किससे मिलकर, अच्छा हाईलाइट कर देता हूँ वेट, जो दक्कन का जो पठार है दोस्तों ये आपको मिलके बना है बेसाल्ट रॉक से, एग्जाम में कई बार पूछा गया ठीक है। अच्छा अब एक प्रश्न जरूर राइज होगा, क्या सर मोल्टेन मैग्मा काफी मतलब बाहर में आकर ही कूल होता, अंदर में मन हो गया कूल होने का तब? ठीक है, तो अगर दोस्तों अंदर में आकर कूल होगा तो उसको क्या कहेंगे? जब मोल्टेन मैग्मा अंदर ही कूल होता है ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो सॉलिड जो फॉर्म होते हैं उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अंदर में अगर बना तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अगर बाहर बना तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ठीक है। देखिए दोस्तों ये अंदर में अगर होगा तो धीरे धीरे कूल्स डाउन होगा, क्योंकि इसको एयर मिलेगा नहीं अंदर में ठीक है, इसलिए इसमें काफी ग्रेन्स बन जाते हैं और ग्रेनाइट एक एग्जांपल होता है इस रॉक का ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसाल्ट इज एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक और ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव रॉक ठीक है। जो आप ग्राइंडिंग करते हैं स्टोन, जिसमें जाता पीसने वाला काम होता है, पेस्ट या पाउडर बनाने का, स्पाइस या ग्रेन्स का, वो ग्रेनाइट से ही बनता है। जैसे आपके घर में अगर आटा चक्की होगा उसमें जो पत्थर यूज किया जाता है वो ग्रेनाइट का ही पत्थर होता है ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा आपने ये समझ लिया इग्नियस रॉक को, आपने अच्छे से समझा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या रीजन है। अच्छा अब जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन हुआ, अब इसमें हवा लगेगा ठीक है, अब ये टूटे फूटेगा अभी ठीक है, तो ये रॉक क्या करेगा, रोल डाउन करेगा, क्रैक करेगा, एक दूसरे पर मतलब उछल कूद करेगा, टूट फूट जाएगा ठीक है, और अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे ठीक है, उस फ्रेगमेंट को सेडिमेंट्स बोलते हैं ठीक है। और वो सेडिमेंट्स जो है अब जो है हवा उसको बहा कर ले जाएगा, अगर बाढ़ आ गया उस क्षेत्र में बाढ़ उसको बहा कर ले जाएगा ठीक है। और दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, और उस पर परत दर परत चढ़ता जाएगा ठीक है, और इस तरह के रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता पता है? जब इग्नियस रॉक ठंडा हो गया, उस पर मारपीट हुआ, पत्थर पे पत्थर टकरा गया, बारिश आया उसको लेकर चला गया, बहुत सारा परत उस पर जम गया ठीक है। परत जमेगा दोस्तों, कोई मरा हुआ चीज भी उस पर चिपक सकता है कि नहीं, आगे चल के समझाएंगे। तो इस तरह के रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मैंने रॉक ठंडा हुआ, घुरक कर चलने लगा, जब घुरक कर चलने लगा तो उसको सेडिमेंट्री बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है, आप सेंड स्टोन ले सकते हैं ठीक है, वो सेंड से बना होता है, ये रॉक आपका क्या है, आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है ठीक है। देखिए इस रॉक में फॉजिल्स भी पाए जाते हैं, जानवरों के अवशेष, प्लांट के अवशेष और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के भी अवशेष पाए जाते हैं ठीक है, उसमें जो रहते हैं वो भी। इसलिए इसको कई बार दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि फॉजिल्स वाला आपसे एग्जाम में पूछेगा ठीक है, कि फॉजिल्स रॉक किसको कहते हैं दोस्तों, तो सेडिमेंट्री रॉक आप बताना ठीक है। और फॉजिल्स होते क्या है ठीक है, या फॉसिल्स भी बहुत लोग बोलते हैं ठीक है, ये डेड प्लांट हो गया या कोई एनिमल फंस गया किसी लेयर में तो उसको हम लोग फॉजिल्स कहते हैं ठीक है। जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो ठीक है, किसी जंगल में अचानक भूकंप आ गया ठीक है, तो एक हिरन जब इसमें से जा रहा था ठीक है, या जा रही थी, तो अचानक इस क्रैक में फंस गई, और क्रैक में फंस गई तो ये क्रैक इधर से भी दब गया और इधर से भी दब गया, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगी, मर जाएगी, वहाँ पर वो बन जाएगी फॉजिल्स। ऐसा कई बार होता है जंगलों में ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि रॉक्स उस पर रोल डाउन करेंगे, ये टूट जाएगा एक दिन, इस पर रोल डाउन करने के बाद रॉक्स में कुछ फॉजिल्स मिल जाएंगे ठीक है,
तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो चेंज हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, कब चेंज होगा, एक मिनट चेक करने दो, ठीक है। ये कब चेंज होगा भाई साहब, जब इसको बहुत सारा हीट मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, ठीक है, तब जाके ये चेंज हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत तेज हीट और प्रेशर मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक किस में टर्न हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि जो क्ले होता है वो चेंज होता है सॉल्ट में, लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में, ठीक है। ओके, देखिए जो रॉक्स होता है काफी यूजफुल होता है, ठीक है। देखिए हार्ड रॉक जो होता है उसको हम रोड बनाने में यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, स्टोन्स में कई सारे गेम में यूज किया जाता है, 7 स्टोन पिट्ठों में, और बहुत सारे जगह पे हम लोग तित्ती खेलते हैं उसमें, अलग अलग जगह पर, ठीक है। अब देखिए रेड फोर्ट रेड स्टोन से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमें बताइए सैंड स्टोन किस तरह का रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक है, मार्बल किस तरह का रॉक है, आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है याद करने का तरीका। एक मिनट दोस्तों, हम उम्मीद नहीं भरोसा करेंगे कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, जो जो मैं लिखाता हूँ अपने भाई को अगर आप पसंद करते हो, अगर अच्छा लग रहा है यार, ठीक है, देखो मैं आप लोग से विनती कर रहा हूँ कि कोई भी गलत सलत कमेंट नहीं करो, ठीक है यार, मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ज्योग्राफी का जो क्लास 7 की जो फोबिया है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इग्नियस, जो मैंने आपको क्या बोला, इंग्लिश के अधिकतम शब्द लेटिन या ग्रीक से निकलते, इग्नियस एक लेटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब फायर होता है। पुष्पास नहीं समझता, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं, इग्नियस रॉक ऐसा बोलता हुआ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है, फायर है मैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक इग्निस से बना है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री रॉक भी, सेडिमेंट्री जो है ये आपका लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, ठीक है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है मीनिंग में चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म बदलेंगे, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। आगे चलते हैं, समझते हैं इस बात को डिटेल में, ठीक है। अब देखिए आप सरप्राइज होंगे इस बात को जानकर कि एक रॉक जो है अदर टाइप में बदल सकते हैं, जिस फॉर्म में है वो दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदले, जैसे आपने 2 एग्जांपल्स अभी देखा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। हमने अभी देखा कि मोल्टेन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक टूटता है स्मॉल पार्टिकल में, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, डिपॉजिट होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो उसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलने लगता है तब वो फिर मेटामॉर्फिक में बदल जाता है, ठीक है, ओके। Metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melts down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. प्रोसेस समझा देता हूँ, देखो जैसे मान लो मेग्मा निकला, मेग्मा निकलने के बाद कूल्स डाउन हुआ, इग्नियस बना, इग्नियस के बाद टूट गया, ये देख रहे हो ना, टूट गया, टूटने के बाद ये बन गया सेडिमेंटम, सेडिमेंटम के बाद फिर इसको वही प्रोसेस फॉलो किया, सेडिमेंटम के बाद ये क्या बन गया, आपका बन गया मेटामॉर्फिक, ठीक है। मेटामॉर्फिक के बाद फिर इग्नियस, यहाँ पर 2 रिवर्सिबल है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स में बदल सकता है, ठीक है, और उसके बाद इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल सकते हैं, ठीक है, और मेटामॉर्फिक से डायरेक्ट सेडिमेंट्री रॉक में बदल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा रॉक साइकिल है, ठीक है। अच्छा, रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। देखिए आप दिमाग में आता होगा कि सर मिनरल्स और रॉक्स में अंतर क्या है, तो भैया रॉक्स जो होता है अलग अलग मिनरल से मिलकर बना होता है, तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स देखिए ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ओके। मिनरल्स क्या होता है, तो एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। मिनरल्स जो है इंसान के लिए काफ़ी जरूरी है, ठीक है, कुछ सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे कोल एक तरह का मिनरल है, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम मिनरल है, ठीक है, ये इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम, यूरेनियम, ये मेडिसिन फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर भी आपका होता है कंप्लीट, ठीक है, ओके। चलिए इसका कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं आपके साथ, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बने रहिएगा और इस एपिसोड को बहुत ही अटूट विश्वास के साथ एंजॉय करते रहिएगा। अब कह रहा भैया ये बता दो कि 3 लेयर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल और कोर, रॉक क्या होता है, तो आप रॉक के बारे में जानते हैं, जो ऊपर लेयर बनाता है क्रस्ट का, ठीक है। 3 तरह का रॉक बताइए नाम, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक कैसे बनता है, जब मोल्टेन मैग्मा इनसाइड कूल्स डाउन होता है इंट्रूसिव बनता है, जब आउटसाइड होता है एक्सट्रूसिव बनता है। तो आप हमें बताइए इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का एक एक एग्जाम्पल, आपके घर में जो आटा चक्की यूज किया जाता है वो किस तरह के रॉक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा, ठीक है। आगे अब हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा इज कॉल्ड इग्नियस रॉक,
डायरेक्ट मोल्टेन मैग्मा से बनता है इग्नियस रॉक। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर, सबसे इनर मोस्ट कोर है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल ऑफ मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स विच कंटेन्स फॉजिल्स आर, जिसमें फॉजिल्स होता है आपको पता था, सेडिमेंट बनता है, उसमें जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ आपको पता होगा, क्रस्ट, अभी ऊपर आपने देखा था। तो ये मिलान करें, आपका काम है, यू विल मैच इट, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम, अगर पॉसिबिलिटी होगा, हमारे पास अभी समय है, तो तीसरा चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। या पार्ट 1 में आज अभी कितने देर हम लोगों ने पढ़ा, 45 मिनट का ये क्लास चला है, ठीक है। अभी पार्ट 3 ले, तो चलिए दोस्तों करते हैं तीसरा चैप्टर का सफर शुरू। इस सफर में बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि ये अगर चेंजिंग अर्थ चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही समझ में आएगा क्लास 11th का, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से भूकंप इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। दोस्तों आपको मैंने लिथोस्फीयर के बारे में पहले चैप्टर में बताया था, पहला या दूसरा चैप्टर में, ठीक है। दोस्तों लिथोस्फीयर अलग अलग प्लेट में टूटे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, और इसी का सरकने से आता है भूकंप, ठीक है। और आप इस बात को जानकर बड़ा हैरानी आपको होगा कि ये प्रत्येक साल में कुछ मिलीमीटर ही खसकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity, ठीक है। दोस्तों आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया, आप यूँ समझे एक्टिविटी पढ़ लेना कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है एक सर्कुलर मूवमेंट करता है, ठीक है। और दोस्तों पता है, आप यूँ समझ सकते हैं, मान लीजिए ये मोल्टेन मैग्मा, इसके ऊपर में प्लेट तैर रहा है, ठीक है। तो जब तैर रहा है तो सर्कुलेशन होगा, तो थोड़ा मोड़ा हिचकिचाहट तो होगा ही, ठीक है, ओके। देखिए, अच्छा तो आप ये सोचते होंगे सर आप एक बात बताइए, तो आखिर पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है, जो भूकंप आता है या कुछ प्लेट्स इधर से उधर खसक जाता है, तो क्यों खसकता है? तो ये इसका एक रीजन है भैया। क्या है रीजन? देखिए इस बात को, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स काउजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यही प्लेट का मूवमेंट के कारण जो है अर्थ का सरफेस चेंज होता है। जैसे आपने देखा गोंडवाना लेन कैसे अलग हुआ, ठीक है, ओके। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच काउज देम। कह रहा है अर्थ के जो मूवमेंट होते हैं ना, उसको कौन कौन फोर्स इफेक्ट करता है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है। देखो आपको ये शुरुआत होता है कहानी यहां से। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। देखिए एक ऐसा फोर्स जो पृथ्वी के अंदर लगता है उसको बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। जैसे भूकंप होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मोल्टेन मैग्मा निकलता है, तो किस फोर्स के कारण निकलता होगा? इंडोजेनिक फोर्स। मान लीजिए पत्थर स्लाइड करने लगता है, स्लाइड क्या हो जाएगा? एक्सोजेनिक हो जाएगा। और जो फोर्स दोस्तों आपको पृथ्वी की सरफेस पे लगता है उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। एक्स माने बाहर, इन माने अंदर, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को समझते बड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो इंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स के कारण, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इंडोजेनिक फोर्स के कारण दो मतलब मूवमेंट इस तरह से होता है, एक तो सडन फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स एकदम अचानक फोर्स लग जाए, उसमें तुरंत में आ जाएगा भूकंप, ठीक है। उसके बाद वोल्केनो, लावा निकलता है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक लैंड खसक जाता है, काहे? वह पर मतलब इंडोजेनिक फोर्स के कारण प्लेट का मूवमेंट हुआ, लैंड को लेकर गिर गया। और डिजास्टोर्फिक फोर्स, सडन फोर्स ये हुआ, और जो बड़े पैमाने पर, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर माने कि क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन करता है, वो होता है दोस्तों बिल्डिंग माउंटेन, ठीक है। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए जो माउंट एवरेस्ट बना है वो कौन से फोर्स के कारण बना है, इंडोजेनिक या एक्सोजेनिक? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसका दूसरा पहलू, एक्सोजेनिक फोर्स, एक्स माने बाहर, ठीक है। अच्छा, जो सन इफेक्ट करता है, वाटर इफेक्ट करता है पृथ्वी के लेयर पे, उसमें जो फोर्स लगता है उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। जैसे इरोजन, अपर्दन, मृदा होता है, डिपोजिशन, कहीं से मिट्टी लाकर उठाकर कहीं पर रख दो। जैसे उदाहरण के तौर पे इससे क्या क्या बन सकते हैं, रिवर बन जाते हैं, विंड है, सी वेव से, ग्लेशियर्स बनते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर किससे बनते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स के कारण, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोस, ठीक है। देखिए क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट होता क्या है, तो जो अर्थ का आप क्रस्ट देखे थे ना, क्रस्ट, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, उस अर्थ के क्रस्ट में ना इरेगुलर शेप के काफी जिस तरह से प्लेट से बने हुए, ठीक है, ओके। स्लैब एक तरह का आप देखते हैं ना, स्लैब वो होता है, ठीक है। देखिए
इंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। जो इंडोजेनिक फोर्स होते हैं कई बार जो होते हैं बहुत तेज मूवमेंट करते हैं, कई बार कम करते हैं, ठीक है। सडन मूवमेंट हुआ तो अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो निकल गया, ठीक है, जिससे काफी डिस्ट्रक्शन भी होते हैं। आप लोग जानते हैं वोल्केनो रिसेंटली कहाँ पर निकला है, आप हमें बताएं, ठीक है। देखिए ए वोल्केनो इज वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टेन मटेरियल्स इरप्ट सडनली, ठीक है। अच्छा वोल्केनो होता क्या, एक तरह का वेंट ओपनिंग इस तरह का जो होता है, ठीक है, पृथ्वी के ये जैसे प्लेट था टुकड़ा हो गया, निकल गया इधर साइड हो गया, ठीक है, ओके। और ये मेग्मा चेंबर से क्या हुआ, निकला यहाँ से मेग्मा, और ये वेंट आपका, ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी निकल रहे हैं तो ये क्रेटर हो गया, और ये गैसेस एंड एस है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो निकलता है ये लावा है, ठीक है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, ठीक है, ओके। तो मेंटल से ही निकलेगा ना मेग्मा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा एक बात को, ठीक है, ये देखिए कुछ यहाँ बताने वाला बात है। इंडो माने इनसाइड और एक्सो माने आउटसाइड, जेनिक माने ओरिजिन होता है, ठीक है, आप ये समझिएगा। इंडोजेनिक का माने इनसाइड ओरिजिन, एक्सोजेनिक का माने आउटसाइड ओरिजिन, ठीक है, ओके। देखिए आगे क्या कह रहा है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट, ठीक है, सही बात है। जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करेगा अर्थ का ऊपर वाला सरफेस वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन अलग अलग जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है, और इस वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहते हैं। आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे एस वेव, पी वेव, ठीक है, ओके। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। ध्यान रखिएगा जहां पर ये मूवमेंट शुरू होता है, इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। द प्लेस वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव दिस फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। देखिए जहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको फोकस कहते हैं अर्थक्वेक का, ठीक है, और जिस वो आपके फोकस के ऊपर जो जस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ईपी सेंटर। और ये एग्जाम में एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द ईपी सेंटर एज अ वेव, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, फोकस से वाइब्रेशन नहीं जाता, वाइब्रेशन कहां से जाता है, तो आउटवर्ड्स फ्रॉम द ईपी सेंटर एज अ वेव। ईपी सेंटर से वाइब्रेशन निकलता है, और ये काफी ग्रेटेस्ट डैमेज इज कॉजली क्लोजेस्ट टू द ईपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जो अधिक डैमेज होता है वो किस जगह पे होता है, जहां पर ईपी सेंटर होता है, ठीक है। ये देखिएगा अभी आपको समझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अब इसको थोड़ा सा फोटो को क्लियर होने दीजिए, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। देखिए हाँ, अब देखिए गौर से, यहां पर क्या हुआ, अर्थक्वेक अकर हुआ, यहां पर हुआ, ठीक है, यहां पर सिस्मिक एनर्जी निकला, ठीक है, और ईपी सेंटर पर क्या पहुंचा, वेव। ईपी सेंटर से आगे ये सारे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये प्लेट बाउंड्री आपका था, क्या था दोस्तों, प्लेट बाउंड्री। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आपका क्या है, प्लेट बाउंड्री है, सॉरी ईपी सेंटर है, ठीक है, और ये सारा आपका जो है प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर आपको आप क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताएगा, भेंट समझ गया आप लोग, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि आप क्या जानते हैं, क्या जानने के लिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि 3 तरह का वेव होता है। एक पी वेव होता है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ये सब इंपोर्टेंट है, लिखो अभी कॉपी में, एग्जाम में आते हैं कई बार, ठीक है। ये आपके क्या है, पी वेव है। क्या है, पी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। इसमें काफी वेव्स निकलते हैं। आगे 11th में मैं जब पढ़ाऊंगा ना ज्योग्राफी, तब बताऊंगा कि कुछ शैडो जोन होते हैं जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा नहीं पहुंच पाता, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी पी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल भी वेव कहते हैं, ठीक है। एस वेव को ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, ठीक है, ओके। और एल वेव्स को हम लोग सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है, ओके। आप हमें बताइए इस तीनों वेव में सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन कौन देता है, ठीक है। तीनों वेव याद रखना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहते हैं, पी वेव को, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव एस वेव को, ठीक है। अच्छा अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, पता नहीं ये क्लियर करने में प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ देखिए हम एक बात आपको बताते हैं, हम लोग जो है अर्थक्वेक जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना कब अर्थक्वेक आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ पहले प्रिकॉशंस अपनाते, ठीक है। जैसे कुछ प्रिडिक्शन अपना लेते हैं, जैसे या कि जानवर हमें बता देते, जैसे कि सांप हो गया या गाय वो देखेंगे अगर भूकंप आने वाला था उससे पहले वो विचलित हो जाता है घर में हमारे जो जानवर होते हैं, ठीक है, ओके। ये अर्थक्वेक कुछ हुआ गुजरात में, उसका डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखिए भुज में क्या हुआ दोस्तों, अर्थक्वेक आया था, ठीक है, लगभग 6.9 रिएक्टर स्केल से, ठीक है। 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक आया था, ठीक है। फायर सिटी में लग गया था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर गया क्विक जोन में, ठीक है। डिस्ट्रक्शन काफी भुज में। आप हमें बताए भुज है कहाँ के, ठीक है, ओके। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। मैंने काफी तेज मतलब भूकंप आया था वहां पर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखिए ध्यान से समझिए, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक को जो मेजर करने वाला मशीन होता है दोस्तों, उस मशीन को चेक करते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं,
उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ, क्या बोलते हैं, ठीक है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मेजर ऑन द रिएक्टर स्केल, ठीक है। ओके, रिएक्टर स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। ओके, जो 2 से कम होगा वो कम फील होता है, 5 से ज़्यादा, 6 गया, 7 गया तो अधिक डैमेज करता है, ठीक है। ओके, ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है। ओके, और इसमें जो स्केल होता है उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अर्थक्वेक का प्रिपेयर क्या हम लोग कर सकते हैं, सेफ स्पॉट पे पहुंच जाइए, फायर प्लेस से दूर रहिए, पहले से तैयार रहिए, ठीक है। ओके, समझ में आया बातें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब कुछ लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। देखो इतना पढ़ने के बाद जो है ना, जो जो महत्वपूर्ण बात है उसको नोट कर लो बस, ये टेंशन मत लो। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, देयर इज नथिंग। एनसीईआरटी 6 से 12 तक बस लोग हाइप बना दिए हैं, किताब नहीं पढ़ते हो डर से आप लोग, ठीक है। इसी वजह से अधिक बच्चा फेल होते हैं यार। 100 अगर पॉइंट लिखा हुआ है ना, उसमें आपके लिए मात्र 20 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब बकवास है। रवि, मोहन, सीता, बबीता, ठीक है, ये आपको स्टोरी बनाकर एनसीईआरटी देता ताकि बच्चा समझ सके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, तो कर देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लगे, ठीक है। ये पहला चैप्टर था, ये आपका दूसरा था, ठीक है, ये आपका शायद प्रिलिमिनरी था। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों 9 चैप्टर हैं, ठीक है। 9 चैप्टर धीरे धीरे करके कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वर्न अवे हो रहा है 2 प्रोसेस से, यानी कि जो हमारा भूमि है उसका मिट्टी उट्टी है जो अपर्दन हो रहा है, ठीक है। एक तो विदरिंग, विदरिंग एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, मिट्टी टूटता है सनलाइट से, ठीक है। विदरिंग और इरोजन दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल आप यूँ समझे विदरिंग और इरोजन एक ही चीज़ है। लेकिन क्लास 11th में जब आप जाएंगे वेदरिंग और इरोजन आप अलग अलग चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो वेदरिंग है क्या, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे रॉक टूट जाता है, उसमें दरार आ जाती है, वो कहलाता है वेदरिंग, ठीक है। देखो वेदरिंग और इरोजन में अंतर है, ठीक है। अब जब आपसे पूछा जाएगा जब रॉक एक ही जगह पर टूटता है दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, लेकिन इरोजन क्या होता है, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट रीजंस लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। वेदरिंग में क्या होता है कि मतलब विंड हो गया, आइस हो गया, ये सब क्या करते हैं, जो वहाँ पर की जो अर्थ सरफेस होते हैं उसको उड़ाकर लेके चल जाते हैं, ठीक है। द इरोडेड मटेरियल कैरिड अवे ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, इट इज इवेंचुअली डिपॉजिटेड, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जाकर मान लीजिए यहाँ से उड़ा तो वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर काफ़ी तेजी से इरोजन हुआ, जितना भी सारा मटेरियल था यहाँ पर चल गया और यहाँ पर एक छोटा सा क्या बन गया, पहाड़ टाइप का बन गया, ठीक है। ओके, यहाँ समझेगा द रनिंग वाटर इन द रिवर। अच्छा, वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर है आप हमें कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा, ठीक है। ओके दोस्तों 1 घंटा बीतने वाला, कोई बात नहीं, हम इसे कंप्लीट करते हैं जब तक हो सकता है, ठीक है। ओके, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स डाउन इट्स स्टे वैली साइड वाटरफॉल। देखिए यहाँ पर सिंपल सा हार्ड रॉक है, यहाँ से ये स्लाइड करेगा नीचे तो यहाँ पर कुछ गहराई करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी मतलब पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सीधा पानी नीचे गिरेगा, जहाँ गिरेगा वहाँ पर भी तो छेद करेगा, ठीक है। ये पानी जो नीचे गिरता है इसे वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है, झरना जिसे कहते हैं, ठीक है। There are 1000 small waterfalls in the world. The highest waterfall in the Angel Falls of Venezuela in South America. याद रखिएगा सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स है जो कि वेनेजुएला में, ठीक है। उसके बाद वो जो वेनेजुएला कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका में। और अलग वाटरफॉल है जैसे नाइजेरिया फॉल है, ठीक है, ये आपका कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। विक्टोरिया फॉल है जो कि जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपसे मिलान करने के लिए देगा विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, उसके बाद नाइजेरिया फॉल कहाँ पर क्या है, ठीक है। और उसके बाद वेनेजुएला फॉल, या आप यूँ कह सकते हैं वेनेजुएला का फॉल एंजल फॉल्स, ठीक है। ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, एंजल फॉल्स। ओके, उसके बाद कौन सा था दोस्तों आपका, एक है विक्टोरिया जिसे बोलते हैं, और एक है नाइजेरिया या नाइजेरिया बोलते हैं, नाइजेरिया ही बोला जाता है इसको, ठीक है। ओके, डोंट माइंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आप कई बच्चे प्रोनाउंसिएशन को लेकर हाइप बना देंगे, ठीक है। ऐसा अगर करोगे तो फिर गए भाई काम से, ठीक है। एट द रिवर इंटर्स द प्लेन्स ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर, ठीक है।
देखिए ये जो रिवर ट्विस्ट और टर्न करते हैं सांप जैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं मियंडर्स, ठीक है। ओके, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer, and in due course of time the meander loop cuts off from the river and lakes form a cut off lake called oxbow lake। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए ये इस तरह से नदियां चल रही और एक ऐसा टाइम आया कि ये धीरे धीरे दूर चला गया, जैसे यहाँ से बह रही थी, धीरे धीरे ये दूर चला गया, नदी कट के इधर से बहने लगी, तो यहाँ पर जो क्षेत्र बनेगा, इस यहाँ पर एक लेक बन जाएगा जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। हाउ ऑक्सबो लेक फेंक तो फिर मतलब फॉर्म्ड, तो जब मियंडर अलग हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, एक लूप बना लेता है, तब बनता है ऑक्सबो लेक। At times the river overflow its bank. This lead to the flooding on the neighboring areas. As floods, its deposit layer of fine soil and other material called sediments along its banks, ठीक है। This leads to a formation of flat fertile flood plain, ठीक है। जैसे मान लीजिए खूब बाढ़ आया, काफ़ी मिट्टी लेकर आ जाता है, अपने गांव में भी देखेंगे खूब बाढ़ आता है तो मिट्टी काफ़ी आ जाता है, और मिट्टी आता है उसके बाद बाढ़ जब चला जाता है तो वहाँ पर एक फ्लड प्लेन एरिया बन जाता है, वो काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है, वो ये बात किया जा रहा है, ठीक है। द रेज बैंक्स आर कॉल्ड लिवीज, ठीक है, और जो बैंक उसमें जो मिट्टी के जो लेयर आपके मतलब यानी एक तरह से बढ़ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा ऊंचा, उसको इस तरह से आप कह सकते हैं, ये सब लिवीज है, ठीक है, एक तरह का बाउंड्री बना लेते हैं, ठीक है, मिट्टी का। ओके, याद रखिएगा तीनों है ये, लिवीज, फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक और मियंडर्स, ठीक है। इसको आप थोड़ा डिटेल भी सर्च कर लीजिए, एग्जाम में कई बार ये डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, एट द रिवर अप्रोच द सी, ठीक है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगेंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। दोस्तों जैसे ही देखिए क्या करें, जैसे ही स्पीड नदी का क्या सी के पास पहुंचता है तो इसका स्पीड क्या होता है फ्लोइंग का, वो डिक्रीज हो जाता है वाटर का, ठीक है, और डिक्रीज होने के बाद रिवर ब्रेकअप होने लगता है, इस तरह से ब्रेकअप, वो ब्रेकअप नहीं मैंने ब्रेकअप में अलग अलग भागों में टूट जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर क्या है, ट्रिब्यूटरी में अलग अलग नदियां एक नदियों में आकर मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी में एक ही नदी काफी भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। ओके, और thus river becomes so slow it begins to deposit its load each distributary from its own mouth, the collection of sediments from all the mouths from delta। अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अपना सामान लेकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, और यहाँ पर जो मुहानी बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा। तो डेल्टा कैसे फॉर्म होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अब इसका जो पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, उस पार्ट 2 में जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि जो भी इसके भाग हैं उसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा है पार्ट 2 क्यों लाऊं, ठीक है, अभी इसको कंप्लीट कर लेते, थोड़ा समय और देकर, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए जो सी वेव्स का है उसका क्या काम है, ठीक है, इसी में काम कर लेते, ठीक है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। देखिए जो सी वेव में इरोजन होता है, डिपोजिशन उसमें भी होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनता है, जैसे इस तरह का लैंडफॉर्म्स आप दे सकते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, बगल में भी काफ़ी फीचर्स बनते हैं, तो कई सारी चीज़ बनते हैं, ठीक है। Sea waves continuously strike the other rocks, cracks develop over the time, they become larger and larger, wider, thus hole-like caps are formed on the rocks, they are called sea caps। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पानी तोड़ रहा है, इसको तोड़ रहा है, पानी मतलब छेद कर रहा है, यहाँ पर जो हॉल छोटा सा हो जाएगा, ठीक है, इस हॉल को हम लोग सी कैप बोलेंगे, ठीक है। ओके, और ये कैविटी क्या होगा, बहुत बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे ये ऐसा रूफ आकृति बना लेगा, रूफ की तरह, ठीक है, तो उसको हम लोग सी आर्चेस बोलेंगे, इस तरह से जो बन जाएगा, ठीक है। और ये इरोजन जो है रूफ को भी जब फर्दर द इरोजन ब्रेक्स द रूफ्स एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, उसके बाद जो इरोजन क्या करेगा उसको तोड़ देगा, किसको तोड़ देगा, जो रूफ्स होगा, तो क्या बन जाएंगे, स्टैक्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, केवल स्टैक्स इस तरह से बचेंगे, ठीक है, टूटा हुआ जो पत्थर है उसका भाग, ठीक है। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स, ठीक है। The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff, ठीक है। सी क्लिफ क्या होता है, जो इस तरह से बढ़ता रहता है, ठीक है, उसको हम लोग सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकली जो बढ़ता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ओके, दी सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग दी शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, ठीक है। अब बीच कैसे बनता है, जो सी का वेव है काफ़ी सेडिमेंट्स को लाकर छोड़ देता है सी के बगल में, तो वहाँ पर सी बीचेस बन जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम हाईलाइट कर देते हैं, सब आप लिखिए, अगर आप समझ रहे हैं तो सी कैप्स क्या होता है, सी आर्चेस क्या होता है, स्टैक्स क्या होता है, सी क्लिफ क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको समझना है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आइस का क्या काम है, ठीक है, आइस का, उसके बाद विंड का समझ लेंगे, थोड़ा ही टाइम बचा अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है, सही बात है, मतलब बर्फों की नदियाँ होती है, ठीक है, जो भी इरोड होती है वो भी इरोड होती है, ठीक है। लैंडस्केप बुलडोजिंग से सॉइल से या स्टोन एक्सपोज होता है, सॉइल रोक नीचे आता है, ग्लेशियर क्रैब आउट द डीप होल्स देयर, ठीक है, वहाँ पर ग्लेशियर क्या होता है उसमें काफ़ी होल हो जाते हैं।
एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स। जैसे उसमें से आइस क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, लेक्स बन जाता है। द मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड। जो मटेरियल जो ग्लेशियर के द्वारा कैरिड किया जाता है, ठीक है, जैसे रॉक और बड़े बड़े छोटे से सैंड सिल्ट्स, वो सब एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं। और इस डिपोजिट क्या बनाता है, ग्लेशियल मॉरेंस बनाता है। क्या बनाता है, ग्लेशियल मॉरेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लेशियल मॉरेंस बनाता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है। ओके, वर्क्स ऑफ विंड, विंड का क्या काम है, ठीक है। देखिए, क्या आपने कभी डेजर्ट घुमा, ये डेजर्ट आप देख ही रहे हैं, तो कुछ वहाँ से पिक्चर कलेक्ट कीजिए, सैंड डून्स कलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी सैंड डून्स बताएंगे क्या होता है, ठीक है। देखिए, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, ठीक है। देखिए, अगर इसमें डिपोजिशन होता है या ये मिट्टी उड़कर कहीं दूसरे जगह जाता है, तो उसका मेन फैक्टर होता है हवा, ठीक है। और उसके बाद क्या, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। दोस्तों, आपको मशरूम रॉक्स कहाँ पर मिलेंगे, तो मशरूम रॉक्स आपको मिलेंगे राजस्थानी क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर डेजर्ट है। आपसे पूछेगा मशरूम रॉक इज जनरली फाउंड इन, तो आपको ऑप्शन काफ़ी अलग अलग देंगे, तो आपको समझना है वो चीज़ें, ठीक है। विंड्स एरोड इन लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट, ठीक है। देखो, जो आपके मशरूम रॉक्स होते हैं उसके जो अपर पार्ट होते हैं, ऐसा बना से ऐसा, अगर मान लो ये रॉक्स है, ठीक है, नॉर्मल बताता हूँ, तो हवा इसमें इतना लगेगा ना, इसको अपर पार्ट को छोड़कर इस पार्ट को इस तरह से ये बना देगा, ठीक है, ये सब पार्ट हटा देगा, हवा में उड़ जाएगा ये सब, ठीक है। तो ये क्या बनता है, मशरूम रॉक, एक तरह से मशरूम की तरह बन गया ना, ठीक है। Winds erode the lower section of the rocks and more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. इस रॉक्स का क्या होता है, बेस क्या होता है, नेरो होता है, लेकिन टॉप ऊपर में क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, ठीक है। और when the winds blow it lifts and transports sand from one place to other. When it stop blowing the sands fall and gets deposited in low hole like structure, they are called sand dunes. जैसे हवा बहता है तो काफ़ी सारे मिट्टी को ले जाता है, और वो जब बहना बंद हो जाता है तो वो एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं, उसी को बोलते हैं सैंड डून्स, ठीक है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. अगर कोई भी जो मतलब विंड जो मतलब सेंड है वो बहुत ही हल्का है, तो उसको हवा बहुत दूर तक भाग ले जाएगा, ठीक है। व्हेन सच सेंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड लोइस, ठीक है। लोइस, लोइस किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें सेंड डून्स और लोइस में अंतर क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें अंतर है कि, ठीक है, जब सेंड गिर जाता है, ठीक है, लो हिल डिपॉजिट इन लो हिल्स में, लो हिल्स में ये डिपॉजिट होता है जो आपका सेंड डून्स होता है, ठीक है। लेकिन ये व्हेन सच सेंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड, कोई एक बड़े क्षेत्र में जो आपका सेंड डिपॉजिट होगा जहाँ पर जरूरी नहीं हिल है या नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लोइस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना, चाइना में सबसे बड़ा इसका लोइस का डिपॉजिट है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जो महत्वपूर्ण आपके वर्ड थे इसमें सेंड डून्स थे, ऐसे भी एनसीईआरटी में हाईलाइट किया गया, मशरूम रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, या आपने समझा, सब आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखो तो सेंड डून्स और लोइस, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन कई बार वेरी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी है, तो ठीक है, ओके, उसके लिए माइंड मत करना, ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप इसे एक बार जरूर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस ये 3 चैप्टर हम लोगों ने करा कर 1 घंटा 7 मिनट में हमने देख लिया इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी बने उसके लिए भी कमेंट कीजिए।